हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 में जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। 7 फरवरी को चारों शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमें कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजे हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और देखिए सारे क्वेश्चनों को लगाइएगा जिनका आगे एग्जाम है, आपको पता लग जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा घंटों में। ये आपको ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या रहे, एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर, यदि नाव की चाल दे रखी है, एक्स बराबर आपको दे रखा है कितना, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ पर क्या धारा की चाल, तो वाई बराबर आपको दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 19 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए धारा, नाव की धारा की दिशा में 19 किलो प्रति घंटा स्पीड निकल के आ गई। फिर यहाँ पर क्या है कि 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो डी बराबर एस टी फार्मूला होता है। डी यहाँ पर डिस्टेंस होती है, एस यहाँ पर स्पीड और टी यहाँ पर टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 95 है। स्पीड कितनी है, 19 किलोमीटर। 19 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। 19 पंचे कितना होता है, 95। तो टाइम निकलेगा यहाँ पर 5 घंटे। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन में दे रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, पी एक कार्य को 30 दिनों में पूर्ण कर सकता है और क्यू उसी कार्य को 40 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उन दोनों ने 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया और क्यू ने छोड़ दिया। पी को अकेले ही शेष कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा दिन और घंटों में, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं, पी जो है एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू जो है उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए 30 और 40 का या तो लासा ले लीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इनको एक ही टेबल से काट दीजिए। जैसा कि आपका हो जाएगा 10 30 और 10 को 40। और जो समय होता है वो हमेशा इफिशेंसी का मतलब होता है कार्यकुशल या क्षमता का उल्टा होता है। तो 4 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ पर, आप गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12। तो यहाँ पर 120 क्या होगा आपका टोटल वर्क, काम कितना यूनिट है, यहाँ पर 120 निकल के आ गया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि उन दोनों ने 5 दिन तक एक साथ काम किया। तो यहाँ पर देखिए पी और क्यू का यहाँ पर एफिशिएंसी कितना हो रहा है, 4 3 7। 5 दिन तक काम किया तो 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 से 35। तो 35 काम इन्होंने कर लिया है 5 दिनों में। काम कितना करना था, 120 करना था। तो हम 120 से हम 35 घटा देंगे, कितना बचेगा, चलिए यहाँ घटा लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 5 और 85। तो यहाँ पर देखिए 85 काम बचा है। फिर यहाँ पर क्या रहे, और क्यू ने काम छोड़ दिया, क्यू ने काम छोड़ दिया। तो पी को अकेले ही शेष कार्य को, देखिए शेष काम कितना बचा है, 85 बचा है। और यहाँ पर कह रहा है पी करेगा अकेले, तो पी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो 85 में भाग लगा देंगे हम 4 का, 4 दूनी, यहाँ से होगा आपका 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 दिन, ये आपका दिन में रहेगा क्योंकि यहाँ पर पूछे घंटे। अब बचा कितना, 1/4। 1/4 को ले सकते हैं, 60 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे काटोगे 15 चुको 60, 15 घंटे, यानी 21 दिन और 15 घंटे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा है 21 दिन और घंटों में लगेंगे। तो ये हो जाएगा 21 दिन 15 घंटे। करेक्ट आंसर जिस ऑप्शन में दे रखा होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, 8%, 15% और 20% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एक एकल छूट लगभग कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर आप रामबाण फॉर्मूला भी लगा सकते हो। रामबाण फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू वी अपॉन 100। लेकिन मैं आपको इससे नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर 3 छूट दे रखी हैं। इससे आप 2 से निकालोगे, फिर 2 से निकालोगे, इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही फॉर्मूला से कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 100 - 100
मल्टीप्लाई पहली छूट कितनी है 8%, तो ये हो जाएगा का 92/100 हो जाएगा। दूसरी कितनी है 15, तो ये हो जाएगा 85/100, और यहाँ पे हो जाएगा 20 है, तो ये हो जाएगा 80/100। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। चाहे इतनी छूट है आगे भी इस प्रकार से कर सकते हो, चाहे इतनी छूट हो, चाहे 4 5 6 जितनी भी हो। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा, और यहाँ पे काटोगे 17, और यहाँ पर 20। अब यहाँ पर देखिए आप गुणा कर लीजिए ऊपर ऊपर का, तो ऊपर होगा 17 चौको 68, और 92 में 68 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस का ऊपर गुणा कर लेते हैं, और नीचे आपका रहेगा कितना 100। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16, 1 हासिल 72, 1 73, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 दूनी 12, 1 हासिल 54 और 55, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 5 7 5 12 और 62, तो यहाँ पे 62 56 आया है। तो यहाँ पर देखिए इसको हटाओगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पर 100 से घटा दीजिए इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 100 से घटाओगे तो यहाँ बचेगा 4 और 5, 9 में से गए 4, यहाँ भी बचेगा दशमलव। अब यहाँ पर बचेगा कितना 9 7, कितना बचेगा 9 से जाएगा, हाँ 7 बचेगा, और यहाँ पर 9 3, तो यही रहेगा आपका परसेंट में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाशक किसी पुस्तक को 625 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, और यहाँ पर कह रहा है 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी होगी। सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 25% का लाभ, तो ये कितना हो जाएगा 125/100 हो जाएगा। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर 125 सेलिंग प्राइस है यानी आपका विक्रय मूल्य, और क्वेश्चन में दे रखा है आपको 625, तो 125% करेगा 625 को, यहाँ से काटोगे कटेगा पूरा 5 बार में, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो आपका सीपी निकल के आ जाएगा कितना 500। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि वह 35% का लाभ प्राप्त करता है तो आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 135 बटे 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, गुणा कर दोगे तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 55 25 2 15 17, 1 हासिल 5 और 1 6, तो यहाँ पे होगा 675 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी की तुलना में 50% कम कार कुशल है तो ए अकेले कार करते हुए कितने दिनों में पूरा कार्य को पूर्ण कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी किसी कार को कितने दिन में 16 दिन में कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए बी की तुलना में 50% कम है। तो देखिए ए जो है बी की तुलना में कितना है 50%, तो हमने माना 200 है, तो ये कितना हो जाएगा ए 50, और इसको ले सकते हो 1/2 लिख सकते हो। क्या ले सकते हो 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 1 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, तो ए का 1 है और बी का 2 है, तो यहाँ से ये निकल के आ गया, इफिशिएंसी निकल के आ गई। देखिए यहाँ पर ए और बी का यहाँ पर 16 दिन में काम कर रहे हैं। ए और बी का इफिशिएंसी कितना है 3 है, मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में 16 या 48, तो ये निकल के आ गया आपका टोटल वर्क, काम कितना यूनिट है, यहाँ पे 48 निकल के आ गया। फिर यहाँ पर कह रहे हैं ए अकेले कार्य करते हुए कितने दिनों में। तो यहाँ पर देखिए ए का पूछा है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 1 है, 1 का भाग लगा दोगे 48 में, तो 48 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग की भुजा लंबाई ज्ञात करनी है सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एक तार को जो कि 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के रूप में है। तो देखिए वृत्त किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से मोड़ेंगे तार को, तो ये क्या बन जाएगा वृत्त बन जाएगा, और ये जब आप मोड़ोगे तो इसका क्या होगा परिधि।
तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि मोड़कर वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। परिमाप कह लो चाहे परिधि कह लो, बात एक ही होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी वृत्त की, तो यहाँ पर पुटअप कर दोगे तो देखिए पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या हमें दे रखी है इसकी 14 दे रखी है। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करना है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, a बराबर 22 मिला है। तो यही होगा आपका 22 सेंटीमीटर होगी वर्ग की भुजा की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला तो वही होता है आपका, d बराबर st फार्मूला होता है। d यहाँ पर डिस्टेंस, s यहाँ पर स्पीड और t यहाँ पर टाइम। तो देखिए यहाँ पर आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है, यानी ट्रेन की लंबाई। स्पीड कितनी है, 126, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो उसको चेंज करोगे मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और टाइम दे रखा है यहाँ पर 6 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए 6×18, 3 से काटोगे तो चौको 12 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 20 और 21, 210 क्या होगी आपकी मीटर, ये मीटर में होगा, ये होगी आपकी लंबाई ट्रेन की। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 4 का और 5 का और 6 का लेना है आपको लासा। चलिए लासा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समझाने के लिए लासा ले रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 5 और 2 तीन 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 या 15, 15 30, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे आपका लासा कितना होगा, 60 एलसीएम आ रहा है, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एलसीएम आया है 60, यहाँ पर क्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, 3 बार 9 लिख दीजिए, ये होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें भाग लगा दीजिए 60 का, तो 60 एकम 60 कितना आएगा यहाँ पर 39। अब यहाँ पे एक हाथ से उतार लेंगे 9, यहाँ पर देखिए कितने बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 6 जगह 36। तो यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पे कितना बचा है 9। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है, शेषफल आया है 39, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, इसमें से रिमाइंडर को घटा देंगे। चलिए हटा लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 0, 6 और 9, तो 960 होगी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ₹16,000 की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो आपका 102.40 है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका डी डिफरेंट बराबर प्रिंसिपल R/100 और 2 वर्ष, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए डी का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज सादा ब्याज का अंतर, कितना दे रखा है आपको 102.40। प्रिंसिपल आपको दे रखा है मूलधन 16,000, और यहाँ पर आपका रेट परसेंट कितना है, रेट परसेंट हो जाएगा R² और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है 10,000। इस प्रकार से हमने लिख लिया क्योंकि वर्ग था। अब यहाँ पर देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से ये वाला 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखिए काटिए, यहाँ से 4 से काटो 4 को 16, और यहाँ पर काटो 4 दूनी 8, 2 5 को 20, 5 4 5 20, और यहाँ पर कितना बचे 6 6 को 24। आप काटोगे तो यहाँ पर आपका कटेगा 6 को 24, 6 को 24, 6 को 16, तो यहाँ पर 64 निकला है। तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर रूट कर दें क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा 8%, ये होगी रेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 55.4 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 50 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 60.5 है, से संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर करें 15
संख्याओं का औसत जो है वो 55.4 है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 2 से काटोगे यहाँ पर 2 दूनी 4, 7 14, 7 14, 3 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 7 21, 2 23 और 2 8। तो ये निकल के आ गया आपका 831। फिर यहाँ पर कह रहे 6 संख्याओं का औसत। तो 6 संख्याओं का औसत कितना है 50 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। और आगे कह रहा है 4 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 60.5 है। दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ से 2 दूनी 4 और 5, 5 से काटोगे 12 पंचे 60 और यहाँ पर 1 गुणा कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 2। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 6 2 6 और 5, 262 को क्या करना है जो यहाँ पर 15 संख्या का औसत था इससे घटा दीजिए। चलिए घटा दीजिए। तो यहाँ पे घटाओगे यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे बचेगा आपका कितना 6 और 7 2। तो ये बचा। अब यहाँ पे कह रहे हैं शेष संख्याओं का औसत। तो देखिए यहाँ पर 6 संख्या यहाँ हो चुकी है, 4 संख्या यहाँ कितनी 10, बची कितनी है 5। तो 5 से डिवाइड लगा दीजिए। 5 से लगाओगे 5 25 2 5 25 1 बचा है 5 या 15, 5 5 25 5 या 15 कितना बचा है 4 बचा है 0.8। ये होगा आपका 53.8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था आपका, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी लोग कमेंट में दीजिएगा। देखिए हमें इसके यहाँ ऑप्शन मिल गए थे तो हमने यहाँ पर ऑप्शन रख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको निम्नलिखित संख्याओं का मासा बताना था। तो देखिए यहाँ बटे में लिखा है 4/5, 24/25, 16/35। तो देखिए जब मासा पूछा जाता है तो ऊपर का लेते हैं एचसीएफ यानी मासा लेते हैं और नीचे का लेते हैं लासा यानी एलसीएम। तो ऊपर देखिए आप लासा लोगे तो इन दोनों का अंतर देखिए 8, 8 से क्या ये तीनों संख्या कट जाएंगी, नहीं कटेंगी। तो ये ऊपर होगा आपका मासा 4 होगा और नीचे हम लेंगे लासा। तो यहाँ पर सीधा 35 से गुणा कर दोगे 35 में, तो यहाँ पर कितना 5 25 15 और 17। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। निकाल के देख लीजिएगा समझ में ना आए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,624 हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 6/1/2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर करें आपको दर दे रखी है 9.5, टाइम दे रखा है 4% और अमाउंट कितना है 6,624। तो अमाउंट आपका है 6,624, प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर आपको रेट परसेंट कितनी दे रखी है 9.5, टाइम दे रखा है 4% का और नीचे आपका 100। तो यहाँ से देखिए दशमलव बटाओगे तो यहाँ पर 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और यहाँ से काटोगे 19, ये हो जाएगा 19 दूनी 38 और 100 में जोड़ दोगे 38 को तो 138। तो ये हो जाएगा 6,124 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 138/100। तो यहाँ से देखिए ये कटेगा आपका 6 से काटो 6 दूनी 12, 6 18 और यहाँ पर कटेगा 6 कम 6, 6 कम 6 0, 6 को 24। अब कितने से कटेगा 3 दूनी 6 और 4 3 12, ये कटेगा पूरा पूरा आपका 48 बार में। गुणा कर दोगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल बराबर निकलेगा 4800 निकलेगा। प्रिंसिपल निकल के आ गया। हमें ज्ञात करना है ब्याज। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए फॉर्मूला वही होता है आपका ऐसे बराबर PRT। तो यहाँ पे हम क्या ज्ञात करना है आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो ये प्रिंसिपल 4800 है और यहाँ पे आपका टाइम कितना दे रखा है 12 13/2, 13/2 और यहाँ पर रेट परसेंट कितनी है 9.5 और नीचे आपका फार्मूला में 100 होता है। तो देखिए यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपका कटेगा क्या, ये कटेगा आपका कितने बार में 24 बार में और 2 से काटोगे ये 12 बचेगा ऊपर और यहाँ बचेगा 5 और यहाँ से काटोगे 19 बचे 95। अब क्या बचा यहाँ पे गुणा करोगे तो 13 दूनी 26, 156 मल्टीप्लाई 19, आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 19 गुणा कर दीजिए 156 का। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 156 मल्टीप्लाई 19 करोगे तो 96 54 5 45 50 5 और 14 और यहाँ पे होगा 6 5 1, कितना हो जाएगा 4 6 9 और 2।
तो ये होगा आपका कितना, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2964, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 75% है। एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और उसे 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो परीक्षा के कुल अंक कितने होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षा का कुल अंक कितने होने चाहिए, यानी आपको पूर्णांक पूछा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 35% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने कितने प्राप्त किए हैं, 390, और कितने से फेल हो जाता है, 65 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसमें जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35% प्रेजेंट करेगा किसको, 455 को। तो यहाँ से देखिए परसेंट हटाओगे तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, 535 पनम 45, 5 एकम 5। अब ये कितने से कटेगा, 13 से। तो यहाँ पे एक बराबर कितना हो जाएगा, 93 91, 1300। तो पूर्णांक कितने का था, 1300, करेक्ट आंसर हो जाता है। ये था 1300 का पूर्णांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 48 किलोग्राम के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत में 2.8 kg की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करना है, कह रहा है 5 व्यक्तियों का औसत कितना है, 2.8 kg है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0, 5 दूनी 10 और 14 दूनी 28, तो 14 यहाँ पर आया है। अब स्टार्टिंग में दे रखा है 48 किलो भार वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति के, तो कितना है, 38 kg है। 14 को ऐड कर दीजिए, इसमें 14 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 52, और यही होगा आपका नए व्यक्ति का भार किलोग्राम में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 448 है, तो उसका अंकित मूल्य MRP क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 20% की छूट दी जा रही है, किस पे, अंकित मूल्य पर। देखिए छूट जो हमेशा दी जाती है वो किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर, और लाभ जो हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य हमें दे रखा है कितना, 448। अब यहाँ पर कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, और छूट दी जाती है अंकित मूल्य यानी MRP पे। तो यहाँ पर देखिए 20% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 120/100। देखिए ये होता है सेलिंग प्राइस और ये होता है आपका CP यानी कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर देखिए इसको काट भी सकते हो, तो यहाँ पर काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 6/5। तो देखिए यहाँ पर आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है, 5, तो 5 प्रेजेंट करेगा किसको, 448 को, ठीक है, और यहाँ पर गुणा कर दीजिए इसका, तो आपका CP निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 448 × 6 डिवाइड करेंगे 5 का, ये कटेगा नहीं इसलिए हमने इसको ऐसे रखा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो MRP ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 100/80। अब इसको देखिए काटोगे, ये हो जाएगा आपका 5/4, 5 से 5 कैंसिल आउट, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो चौको 8, गुणा कर दोगे 3 से, तो आपका यहाँ पर MRP निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा, 4 × 12, 3 दूनी 6, 7 और 3 दूनी 6, तो 672 आपका MRP करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है A और B की आय का अनुपात 8:11 है और उनकी बचत का अनुपात 7:9 है। यदि A और B के व्यय क्रमशः 25,000 और 35,000 है तो B की आय कितनी होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है A और B की आय का अनुपात कितना है, 8:11 है, और उसकी बचत का अनुपात दे रखा है कितना, 7:9। ये आय का अनुपात है और ये बचत का है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर और यहाँ पर 9×8 = 72 और यहाँ पर डिफरेंशियल और 11/70। तो यहाँ पर देखिए इनका डिफरेंशियल कितना है, 5 का अंतर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए बचत का अनुपात कितना है,
बचत का अनुपात दे रखा है आपको 7:9। और जो यहाँ पर देखिए व्यय जो हो रहा है वो रुपए में हो रहा है कितना, 25,000 अनुपात 35,000। तो यहाँ भी आप रुपए में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कीजिए और यहाँ पे करोगे 0 0 0 9 पन्ना 45 4 18 और 22 यही होगा। और यहाँ भी डिफरेंशियल देख लीजिए, गुणा करोगे यहाँ पर 7 का कर दोगे तो 0 0 0 7 पन्ना 35 3 कितना 21 और 3 24। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का देखिए अंतर, तो अंतर कितने का होगा, 20,000 का अंतर है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कितने का था, 5 का, तो 5 प्रेजेंट करेगा 20,000 को, ठीक है, यही तो होगा 20,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 4,000, क्या होगी 4,000। अब क्या पूछा है, बी की आय, तो बी की आय का अनुपात कितना था 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 को 44, तो यहाँ पर बी की आय होगी कितनी 44,000, करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि राम ने 6,800 में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च किए और अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक अंकित करता है। उसने 10% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 6,196.50 में बेची। X का मान ज्ञात करना है, यानी आपको दूसरी छूट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राम ने कितने में 6,000 रुपये में 6,800 में कोई वस्तु खरीदी और उस पर मरम्मत की। मरम्मत कितनी की है उसने, 700 रुपये की, तो मरम्मत को भी जोड़ दीजिए, तब आपका क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस बनता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका 7,500 होगा ना, हाँ 7,500 आपका होगा कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 8% अधिक अंकित करता है। तो देखिए हमने माना यहाँ पर CP यदि 100 है तो MRP कितना होगा, MRP आपका हो जाएगा 108, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कुल लागत से, लागत का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, 8% अधिक अंकित करता है, यानी 100 आपका MRP है तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा MRP, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CP हमें दे रखा है 7500 और यहाँ पे 100 है, तो 100 प्रेजेंट करेगा किसको 7500 को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 75। बस कुछ नहीं करना है, 108 में गुणा कर देना 75 का। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं, 108 मल्टीप्लाई 75 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8×5 = 5 और यहाँ पर हो जाएगा 856 और यहाँ पे 7 जोड़ दोगे 0 10 11 81, 81 और 100 आपका क्या निकल के आ गया, MRP निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम दूसरी छूट निकाल सकते हैं। तो देखिए MRP हमारा 8100 है, पहली छूट कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा 90/100 और दूसरी छूट हमारी X है, तो इसको X ही रख लेते हैं अभी। और आपको दे रखा है यहाँ पर कितना 6,000, कितने में बेच रहा है 6,196.50 में बेच रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम दशमलव बटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से ये कैंसिल आउट और 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ से काटोगे आप, कितने बार कटेगा 9 6 का 54, कितना बचा यहाँ पर 54, 7 बचा, 9 8 72, कितना बचा यहाँ भी 7 बचा, 9 8 72, 9 पना 9 9 8 72 यहाँ भी बच रहा है, 9 पना 45। अब 9 से काटिए और यहाँ पर कटेगा 9 7 63, 9 9 7 63, कितना बचा यहाँ पर 5 ही तो बचा है, 6 में 54, 9 पना 45 और ये कटेगा आपका कितने बार में, ये कट रहा है शायद आपका 9 8 72 और 9 पना 45, तो X का मान निकला है 85%। तो यहाँ पर देखिए 85% को हम 100 से घटा देंगे, कितना निकलेगा 15%। तो यहाँ पर दूसरी छूट कितनी होगी X पर 15% की, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 91 रुपये में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है। यदि वह इसे 78.75 में बेचती है तो उसका हानि और लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जगह 130/100 हो जाएगा,
ये ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है आपका कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा आपका 13/10। अब यहाँ पर देखिए हमारा 13 है आपका विक्रय मूल्य और क्वेश्चन में दे रखा है 91, तो 13% करेगा 91 को, 93 7 बार गया, गुणा कर दोगे तो यहाँ पर CP निकल के आ जाएगा 70 रुपया। अब यहाँ पर दे रहा है कि इतने रुपये में बेची जाती है, तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको 78.75। तो देखिए इन दोनों का देखिए अंतर कितने का है 8.75 का अंतर है। गणना हमेशा किस पे करते हैं हम CP पे, तो CP 70 है हमारा और परसेंट में याद करना तो 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 00, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से काटोगे 5 से तो ये कटेगा 5 एकम 5, 3 5 7 35 55 25 और यहाँ पे 14। अब 14 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 14 एकम 14, कितना बचा, अब 3 बचा है, 14 नहीं 28, कितना बचा 4 70, तो यहाँ पर होगा 12.5%। क्या होगा, अब लाभ हुआ हानि ये कैसे पता करें। देखिए कोई चीज़ हमने 70 रुपये में खरीदी, बेच दिया उसे 78.75 में, तो क्या होगा लाभ होगा, तो 12.5% क्या होगा लाभ होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है A और B एक कार को 12 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, जिसके बाद B के स्थान पर C कार पर लगा दिया गया था। शेष कार को A और C ने अगले 4 दिनों में पूरा किया, तो C अकेले इस कार के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं A जो है किसी कार को 12 दिनों में कर सकता है और B जो है 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का लासा ले लीजिए या फिर किसी एक टेबल से काट लीजिए। देखिए जैसा कि यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 18 और जो समय होता है वो हमेशा इफ़िशेंसी का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, उल्टा होता है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 12 36, ये आपका निकल के आएगा टोटल वर्क, काम कितना यूनिट है। फिर यहाँ पर कह रहे कि उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो रहा है 3 और 2 5। इन्होंने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 5 को 20, तो इन्होंने 4 दिनों में 20 काम कर लिया। काम कितना करना था 36 काम करना था। अब यहाँ पर कह रहे जिसके बाद बी के स्थान पर सी को कार पर लगा दिया गया, यानी बी को हटा दिया गया और सी कार पर लग गया। तो यहाँ पर कह रहे शेष कार को कितना AC 4 दिनों में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 36 काम करना था, 20 काम कर चुके हैं 4 दिनों में ए और बी, घटा देंगे तो 16। तो काम कितना बचा है अभी 16 काम बचा है, 16 यूनिट काम बचा है जो कि ए और सी 4 दिनों में करते हैं। तो 16 में हम भाग लगा देंगे 4 का, क्योंकि यहाँ पर ए और सी कर रहे हैं, तो यहाँ पर चचो को 16। तो यहाँ पर देखिए ए और सी का यहाँ पर इफिशियंसी निकल के आ गया 4 यूनिट और यहाँ पर देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी कितना होगा, सी का एफिशिएंसी होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए का एफिशिएंसी 3 है, यहाँ पे पुट करोगे 3 और 3 यहाँ चला जाएगा, तो सी का एफिशिएंसी 1 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर कह रही कि सी अकेले इस कार का 1/3, तो कार कितना है 36 का 1/3 करेंगे कितना वो बचेगा आपका 4 तिया 12, तो यहाँ पर आपका 12 बचा है जो कि सी करेगा अकेले मिलकर। सी का एफिशिएंसी कितना 1 है, 1 से डिवाइड कर देंगे तो 12 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस वाले ऑप्शन में दे रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में उनके लघुत्तम समावर्तक LCM और HCF का गुणनफल इतना दे रखा है, कितना 7350 है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याएं एक और ये दो संख्या, इनका अनुपात है 2:3, तो इसको 3x और 2x कर लीजिए। ठीक है, इनका गुणनफल दे रखा है कितना 2x × 3x बराबर दे रखा है कितना 7350। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 6x² हो जाएगा और यहाँ पर 7350, 6 से काटोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो यहाँ पर x² है तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। अब ये किसका वर्ग होता है, तो 4 तिया 12 5, तो ये होता है आपका
किसका, 35 का वर्ग होता है, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया 35। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, इनका अंतर कितना, 1 का अंतर है, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे हुए पानी में डूबी हुई है। यह मानते हुए कि गेंद पूर्णतः पानी में डूबी है, जल का स्तर में होने वाली वृद्धि सेंटीमीटर के दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है पानी में डूबी हुई है। पानी में डूबी हुई मतलब है आयतन, तो यहाँ पर गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे हुए पानी, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r²h, यही तो होता है। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए गोले की त्रिज्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे 3 × 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे 5 × ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 4×3 = 12, 12×3 = 36, 36 बटे यहाँ 25 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर ऊंचाई, तो यहाँ पर देखिए 25 से कम 25, 25 को 100, अब कितने से आएगा, 25 को 100, लगभग आपका इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, जो भी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी को तय करने में 24 मिनट का समय कम समय लेती है। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, घंटों में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कार की चाल जो है 25% की वृद्धि, तो हमने मानी 100 है कार की चाल, क्योंकि कोई चीज़ अपने में 100% होती है। कह रहा है 25% की वृद्धि, तो ये हो जाएगी आपकी 125। इसको हल्का कीजिए, थोड़ा सा काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/4। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का देखिए अंतर कितने का, 1 का, तो 1 प्रेजेंट करेगा किसको, 24 मिनट को। 1 यूनिट का वैल्यू 24 है, तो यहाँ पर गुणा कर दोगे 5 में, कितना हो जाएगा, 24 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, 5 को 20, 120 मिनट। लेकिन आपसे पूछा है घंटों में, घंटों में ज्ञात करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 घंटे, और यही ऑप्शन में दे रखा था जो कि करेक्ट आंसर था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों का औसत अंक 74 है। बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज किए गए थे, तो सही औसत अंक क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको एक लाइन पे कर पाओगे। देखिए यहाँ पर 19 छात्रों का औसत कितना है, 74 है, 74 औसत है। फिर यहाँ पर करे 56 के स्थान पर 65 पढ़ लिया गया, तो यहाँ पर देखिए 65 पढ़ लिया गया 56 के स्थान पर, तो इनका अंतर देखिए, अंतर कितने का, 9 का अंतर है। अब 9 जो है वो आपका औसत में नहीं है, ये आपका 74 है वो औसत में है, तो संख्या कितनी थी, 19 से डिवाइड मारिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, दशमलव में आएगा 0, यहाँ पर दशमलव, और यहाँ पे आप क्या रहोगे 1 0, तो लगभग आपका 95 होगा, 19 × 95 लगभग में मैंने मान लिया, तो यहाँ पे दशमलव 0। इसको देखिए 56 के जगह पे 65 पढ़ लिया गया, यानी यहाँ पर 9 ज़्यादा पढ़ लिया गया, तो 9 को हम घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए जो कि हमने औसत में निकाल लिया इसको 9 को, तो यहाँ पर 0.5 को घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 5.37, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 480 रुपये है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4 है, जिस पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 110/100, और फिर दूसरे पे उसे कितना है, 5 है क्रय मूल्य, उससे हो रहा है 20% का लाभ, तो ये हो जाएगा आपका 120/100। अब यहाँ पर देखिए इसको हल्का कीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 44
और नीचे भी गुणा होगा 4 का आपका, तो 40, और यहाँ पे हो जाएगा 12 पंचे 60 और यहाँ पे 50। अब यहाँ पर देखिए इनका विक्रय मूल्य ऊपर होता है आपका विक्रय मूल्य और नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य का अंतर कितना 16, तो 16 प्रेजेंट करेगा, जो कि आपको दे रखा है विक्रय मूल्य का अंतर 480, तो 480 प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी 16 48 30 होगी। अब क्या पूछा है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल, तो इनका योग कितना होगा 50 और 40 90, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2700। करेक्ट आंसर होगा रुपए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया। यदि दिव्या द्वारा निवेशित धनराशि या राशि कह सकते हो 6000 रुपये है, तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहे सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया है, तो सुषमा को मान लेते हैं एस और रेशमा को मान लेते हैं आर शॉर्टकट में। तो हमने माना कि यहाँ पर रेशमा जो है 100 है, तो यहाँ पर सुषमा कितनी हो जाएगी 140, यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा आपका 7/5। फिर आगे कह रहा है कि यहाँ पर रेशमा दिव्या को डी मान लेते हैं, दिव्या की तुलना में 30% कम है, तो दिव्या को हमने माना 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी, और यहाँ से काटोगे ये हो जाएगा आपका 7/10। तो यहाँ से देखिए आपका सुषमा और रेशमा का अनुपात निकल के आ गया 7:5, और फिर यहाँ पर आपका रेशमा और दिव्या का अनुपात निकल के आ गया 7:10। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सुषमा रेशमा और दिव्या का अनुपात। ये कैसे निकालोगे आप लोग शॉर्टकट में, 7×9 49, 7×35 और 10×50, ये तीनों का आपका अनुपात निकल के आ गया। ठीक है शॉर्टकट में। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है दिव्या द्वारा निवेशित, तो दिव्या का अनुपात कितना है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिव्या का अनुपात 50 है, तो 50% करेगा किसको 6000 राशि को, तो 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ से काटोगे 12 पंचे 60, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 120। अब क्या पूछा है सुषमा द्वारा निवेशित, तो सुषमा का यहाँ पर अनुपात कितना है 49 है, 49 से आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सुषमा को एस माना था, तो सुषमा को एस माना था 0 12 98 92 108, 10 बचा है, बच्चों को 48 58, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5880 सुषमा का निवेशित धनराशि हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना है 18 सेंटीमीटर है। यदि उनके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योगफल दे रखा है 18। फिर यहाँ पर कह रहा है उसका विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है आपका घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट के अंदर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही तो होता है विकर्ण, जो कि आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आप रूट हटाओगे तो यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस के चौड़ाई स्क्वायर प्लस के ऊंचाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोनों ओर कर दीजिए, यहाँ पर आप दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, ठीक है ऊपर वाले समीकरण में। तो यहाँ पर देखिए इसका आप स्क्वायर वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, और दो आप कॉमन ले लीजिए पहले से, तो यहाँ पे बचेगा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई। ठीक है, और यहाँ पे आपका 18 का वर्ग हो जाएगा, कितना होता है 364 324 होता है। अब देखिए इसका मान हमें पता है, जैसे कि यहाँ पर हमने निकाल लिया था। ठीक है, यहाँ पर पुटअप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 169 प्लस का 2 लंबाई चौड़ाई प्लस की चौड़ाई ऊंचाई प्लस की ऊंचाई और एच बराबर 324। इसको घटा दोगे कितना बचेगा यहाँ पर, चलिए घटा लेते हैं, यहाँ पर घटा लेते हैं 324 समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 5 5 155, तो यहाँ पर देखिए ये तो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 155, यानी यहाँ पर 155 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को कितने 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 4/1/2 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तो सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है 12 घंटे में भरता है और बी जो है वो 18 घंटे में भरता है, और सी जो पाइप है वो 8 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है टैंक को। तो यहाँ पर तीनों का लासा ले लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 72 आएगा। कितना आएगा 72 यहाँ पर लासा आएगा। अब यहाँ पर इफिशियंसी निकाल लीजिए तीनों की। इफिशियंसी का मतलब क्षमता, तो वर्षंग 72, 18 को 72 और यहाँ पर 9/8 72। देखिए जो पाइप भरता है उसको रखते हैं प्लस में, तो यहाँ पर ए और बी भर रहे हैं टैंक को, सी पाइप खाली कर रहे हैं तो इसको रखेंगे माइनस में। अब यहाँ पर क्या रहे क्वेश्चन में कि ए और बी को कितने 4/1/2 घंटे के लिए खोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो रहा है 6 और 4 10, कितने के लिए खुला जा रहा है 4/1/2, यानी इसको ले सकते हो 9/2 गुणा कर दीजिए इसमें इफिशियंसी में, तो 2 पंचे 10, कितना 9 पड़ा 45। तो यहाँ पर 45 इन्होंने भर दिया है, क्योंकि ए और बी टैंक को क्या कर रहे थे, भर रहे थे, तो यहाँ पर भर दिया है। फिर यहाँ पर क्या है, फिर बंद कर दिया जाता है, तो सी अकेले इस खाली टंकी को कितने घंटे में क्या कर दे, खाली कर देगा। तो यहाँ पर देखिए सी का पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए 10 हो रहा है और यहाँ पर ए कितना 9, तो यहाँ पर सी का एफिशिएंसी कितना होगा, सी का एफिशिएंसी होगा 9, जो कि आपको दे रखा है, क्योंकि ये तो बंद कर दिएगा ए और बी, तो यहाँ पर सी चालू होगा, जो कि सी का एफिशिएंसी कितना 9। अब यहाँ पर कह रहा है खाली कर देगा, तो पहले से कितनी खाली टंकी थी, लेकिन ए और बी ने यहाँ पर कितने 4/1/2 घंटे 45 भर दिए, तो इसको ही खाली करेंगे, ना कि हम 72 को नहीं करेंगे, 45 को खाली करेंगे। तो 45 में भाग देंगे हम कितने को 9 का, तो 9 पारा 45, 5 घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन गलत लगा दिया हो, क्योंकि यहाँ पर 72 में भाग दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वार्षिक रूप से संयोजित 9% वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 20,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको फार्मूला से नहीं बताऊंगा, सबसे सिंपल ट्रिक से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है 1 वर्ष और 4 महीने, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 9% रेट दी रखी है, आपको ज्ञात करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर पहले साल पर हम 20,000 का क्या निकालेंगे, 9% निकालोगे, तो 9% निकालोगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा 1800 निकलेगा, गुणा कर दोगे 1800, तो 1800 यहाँ पर ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, सॉरी 1800 होगा, 18,000 नहीं होगा, 1800 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 महीने कहा है, 4 महीने कहा है, तो यहाँ पर देखिए रेट जो है 12 महीने में कितनी है 9% है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 9/12। अब यहाँ पर 4 महीने का है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपका 4 तिया 12 और 3 को 9, तो यहाँ पर रेट कितनी होगी 3%। 3% हम निकालेंगे 20,000 का, 20,000 का यहाँ पर 3% निकालोगे तो कितना निकलेगा, ये से कट जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर निकलेगा आपका 600, तो 600 निकला है आपका 3%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो 1800 का एक बार हम 3% और निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18×54, तो यहाँ पर अब इनको जोड़ दीजिएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ये कितना होगा 0 से चौको 2400 और यहाँ पे 54 है, तो 54 और ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2454 आपका क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। चाहे आप निकाल के देख लीजिए, किसी भी फॉर्मूला से इतना ही निकलेगा आपका। ठीक है, ये होती है शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 300 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है।